नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहले सबसे बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे कि महादेव के शहर में बोले प्रधानमंत्री मोदी, दुनिया में बज रहा काशी का डंका, जारी रहेगी विकास की गाथा। दूसरी बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे कि आज कश्मीर आ रहे प्रधानमंत्री मोदी, योग के बाद देंगे कई सौगात, आतंकी हमलों के बाद कड़ी सुरक्षा घेरा। तीसरी बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे योगी सरकार का बड़ा कदम, फाइनेंस कंपनी से 30,000 करोड़ वसूल कर वापस कराएगी डूबी रकम। चौथी बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे नीतीश कैबिनेट की बैठक, कई अहम एजेंडों पर लगेगी मोहर, नौकरी को लेकर बड़ा फैसला ले सकती है डबल इंजन सरकार। पांचवी खबर में हम आपको बताएंगे जम्मू कश्मीर के सोपोर में मुठभेड़, 2 आतंकवादी मार गिराए, पुलिसकर्मी घायल, अभियान जारी। जी हाँ दोस्तों, इसी प्रकार की कई खबरों को बताएंगे विस्तार से, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी प्रधानमंत्री मोदी पर पूरा भरोसा और आपको भी देश की सेना पर पूरा भरोसा, तो वीडियो लाइक और कमेंट में लिखिए जय हिंद जय भारत। रुक करते पहली बड़ी खबर की तरफ। महादेव के शहर में बोले प्रधानमंत्री मोदी, दुनिया में बज रहा काशी का डंका, जारी रहेगी विकास की गाथा। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार बनारस का सांसद चुने जाने पर बनारस की जनता का अभिवादन किया, तो बनारस के विकास को गिनाते हुए कहा कि यह विकास की गाथा अनवरत जारी रहेगी। मेहंदीगंज में किसान सम्मेलन के दौरान उन्होंने कहा, पिछले 10 वर्षों में काशी के किसानों के लिए केंद्र सरकार ने और 7 वर्षों से राज्य सरकार ने पूरे समर्पण के साथ काम किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 400 करोड़ से अधिक लागत से तैयार बनारस डैश डेयरी बनारस और आसपास के किसानों और पशुपालकों का भाग्य बदलने का काम किया है। प्रतिदिन करीब 3 लाख लीटर दूध जमा कर दिया। बनारस के 14,000 से अधिक पशुपालक इस डेयरी से रजिस्टर्ड हो चुके हैं। अपने 1-1.5 साल में काशी के ही 16,000 और पशुपालकों को अपने साथ जोड़ने जा रही है। बनारस डेयरी के आने से दुग्ध उत्पादकों की आमदनी में 5 लाख रुपए की वृद्धि हुई है। पिछले साल 100 करोड़ रुपए से ज्यादा बोनस पशुपालकों के खाते में भेजा गया था। दोस्तों, अगर आप ऐसा मानते हैं प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में दुनिया में बज रहा काशी का डंका और विकास की कार्य जारी रहेगी, तो वीडियो को लाइक और कमेंट अपनी राय जरूर बताइए। रुकते अगली बड़ी खबर की तरफ। आज कश्मीर आ रहे प्रधानमंत्री मोदी, योग के बाद देंगे कई सौगात, आतंकी हमलों के बाद। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कश्मीर आएंगे। वह श्रीनगर में डल झील के किनारे स्थित शेर-ए कश्मीर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र में 6,000 लोगों के साथ सूर्य नमस्कार करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी 20 जून को श्रीनगर पहुंच जाएंगे और अगले दिन सुबह योग कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। हाल ही में हुए आतंकी हमलों के बाद प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा का कड़ा प्रबंध किया गया है। सुरक्षा तैयारियों से जुड़े एक अधिकारी ने बताया कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा का जिम्मा संभालने वाले एसपीजी का एक दस्ता बुधवार यानी 19 जून को शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर को अपने कब्जे में ले चुका है। प्रधानमंत्री के दौरे के मद्देनजर पूरे कश्मीर में, विशेषकर श्रीनगर शहर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। श्रीनगर शहर को अस्थायी तौर पर रेड जोन घोषित करते हुए किसी भी अनाधिकृत व्यक्ति या संस्था द्वारा ड्रोन या क्वाडकॉप्टर उड़ाने पर अगले आदेश तक रोक लगा दी गई है। दोस्तों, अगर आप ऐसा मानते हैं कि कश्मीर से प्रधानमंत्री मोदी देंगे आतंकियों को कड़ा संदेश, तो वीडियो लाइक और कमेंट अपनी राय जरूर बताइए। रुकते अगली बड़ी खबर की तरफ। योगी सरकार का बड़ा कदम, फाइनेंस कंपनी से 30,000 करोड़ वसूल कर वापस कराएगी डूबी रकम। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के 1,10,000 से ज्यादा लोगों की डूबी रकम वापस कराई जाएगी। फाइनेंस कंपनी पल्स एग्रो कंपनी लिमिटेड द्वारा हड़पी रकम को वापस दिलाने के लिए योगी आदित्यनाथ सरकार ने पीड़ित लोगों को पूरा ब्यौरा भेजकर सेबी से उनका पैसा दिलाने का आग्रह किया। इनमें 19,000 रुपए तक की रकम गंवाने वालों को पहले चुना गया है। इसके बाद ज्यादा से ज्यादा का नुकसान उठा चुके लोगों को राहत दिलाई जाएगी। अधिष्ठानों में जमा कर्ता हित संरक्षण अधिनियम के तहत ऑनलाइन शिकायत पंजीकरण पोर्टल बनाया और धोखाधड़ी करने वाले फाइनेंस कंपनियों के शिकार बने लोगों को राहत दिलाने का काम इसके जरिए शुरू किया गया। इस साल 4 जून तक 1,10,000 से ज्यादा लोगों ने इस पोर्टल पर PACL कंपनी में पैसा लगाने के बाद धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज कराई। संस्थागत वित्त विभाग ने पोर्टल पर दर्ज शिकायतों का पूरा ब्यौरा सेबी को भेजा और फंसी रकम दिलाने का आग्रह किया। यूपी के इन निवेशकों की लगभग 30,000 करोड़ रुपए की रकम कंपनी में फंसी है। तो अगर आप ऐसा मानते हैं कि सीएम योगी के नेतृत्व में धोखाधड़ी करने वालों पर लिया जाएगा सख्त एक्शन, तो वीडियो लाइक और कमेंट अपनी राय जरूर बताइए। रुकते अगली बड़ी खबर की तरफ। जम्मू कश्मीर के सोपोर में मुठभेड़, 2 आतंकवादी मार गिराए, पुलिस कर्मी घायल, अभियान जारी। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि उत्तरी कश्मीर के बारामूला के सोपोर में बुधवार दोपहर सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई। इस गोलीबारी में 2 आतंकवादियों को सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया। हालांकि ऑपरेशन के दौरान एक
जाबाज पुलिसकर्मी भी घायल हुआ। घायल जवान को तुरंत इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। अभी ऑपरेशन जारी है। हादीपुरा गांव में बुधवार सुबह आतंकवादियों की संदिग्ध गतिविधि देखे जाने की सूचना के बाद पुलिस और सुरक्षा बलों ने तुरंत इलाके की घेराबंदी की। तलाशी अभियान शुरू कर दिया गया। सोपोर पुलिस 32 RR CRPF के जवानों ने बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चलाया। इलाके को खंगाला गया। यह इलाका संस्थान हादीपुरा के करीब था। ऐसे में एहतियात के तौर पर इन्हें बंद रखा गया था ताकि किसी तरह का हानि ना हो। घेरा सख्त देख आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर गोलीबारी की। इसका सुरक्षा बलों ने मुंहतोड़ जवाब दिया। इस तरह मुठभेड़ शुरू हो गई। इस मुठभेड़ में 2 आतंकी मारे गए। दोस्तों, अगर आपको भी भारत की सेना पर पूरा भरोसा तो वीडियो लाइक कमेंट में लिखिए। जय हिंद, जय भारत। रुकते अगली बड़ी खबर की तरफ। लोकसभा के बाद विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटे भाजपा नेता अमित शाह ने हरियाणा के नेताओं से बैठक में कही बात। जी हां दोस्तों, हम आपको बता दें कि हरियाणा के भाजपा नेताओं की नई दिल्ली में देर शाम तक चली बैठक में इसी साल अक्टूबर में होने वाले विधानसभा चुनाव पर चर्चा की गई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा ने हरियाणा के नेताओं को निर्देश दिए कि विधानसभा चुनाव में लोकसभा चुनाव वाला प्रदर्शन नहीं दोहराया जाना चाहिए। बैठक में लोकसभा चुनाव में हार के कारणों पर भी चर्चा की गई। भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लोकसभा चुनाव के प्रभारी डॉक्टर सतीश पुनिया एवं सह प्रभारी सुरेंद्र नागर ने फीडबैक दिया। इस चुनाव में भाजपा 5 लोकसभा सीटों पर चुनाव जीती है और 5 पर चुनाव हारी है। भाजपा का शीर्ष नेतृत्व पार्टी के इस प्रदर्शन से खुश नहीं, इसलिए विधानसभा चुनाव में लोकसभा चुनाव की गलतियों को नहीं दोहराने के दिशा निर्देश बैठक में दिए गए। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, केंद्रीय ऊर्जा एवं शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल ने विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के सामने विधानसभा चुनाव के लिए अपने विजन दस्तावेज पेश किया। दोस्तों, अगर आप यह मानते हैं कि हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनाव में होगी भाजपा की जीत तो वीडियो लाइक कमेंट अपनी राय जरूर बताइए। रुकते अगली बड़ी खबर की तरफ। कश्मीर में सेना का एक्शन मोड, आतंकी एनकाउंटर में ढेर। एक दिन पहले अमित शाह ने ली बिग मीटिंग। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में आतंकी हमलों पर नकेल कसने के लिए गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में बिग मीटिंग ली थी। इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, कई आला अफसर मौजूद थे। मीटिंग के बाद कश्मीर में सेना एक्टिव मोड में आ गया है। बांदीपोरा में सेना ने एक आतंकी को ढेर कर दिया। सूत्रों का कहना है कि इलाके में कम से कम एक और आतंकी छिपा हुआ है। सेना का ऑपरेशन जारी है। कश्मीर के बांदीपुरा में सेना का यह एक्शन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा जम्मू कश्मीर में सुरक्षा स्थिति पर उच्च स्तरीय बैठक के एक दिन बाद आया। शाह ने शीर्ष अधिकारियों को जम्मू क्षेत्र में आतंकवाद पर कड़ा एक्शन लेने का निर्देश दिया था। आधिकारिक सूत्रों ने सोमवार को यह जानकारी दी कि सेना और पुलिस की टीम ने बांदीपोरा के आरागाम इलाके में कल रात तलाश अभियान छेड़ा था। इस दौरान उनकी आतंकवादियों से मुठभेड़ हो गई थी। इलाके में आतंकवादियों को खदेड़ने के लिए अभियान जंगल क्षेत्र में कड़ी घेराबंदी सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा बलों को इलाके में भेजा गया है। दोस्तों, अगर आपको भी भारत की सेना पर पूरा भरोसा तो वीडियो लाइक कमेंट लिखिए। जय हिंद, जय भारत। रुकते अगली बड़ी खबर की तरफ। 9 करोड़ 26 लाख लाभार्थी किसान 20,000 करोड़ रुपए की राशि 17वीं किस्त जारी करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। 18-19 जून को उत्तर प्रदेश और बिहार में रहेंगे प्रधानमंत्री मोदी। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 और 19 जून को उत्तर प्रदेश और बिहार का दौरा करेंगे। इस दौरान वह प्रधानमंत्री किसान की 17वीं किस्त के तहत 20,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी करेंगे। स्वयं सहायता समूह की 30,000 से अधिक महिलाओं को कृषि सखियों के रूप में प्रमाण पत्र प्रदान करेंगे और बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय परिसर का उद्घाटन भी करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय यानी कि PMO ने सोमवार को एक बयान में यह जानकारी दी। PMO के मुताबिक प्रधानमंत्री 18 जून को शाम लगभग 5 बजे तक अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में प्रधानमंत्री किसान सम्मेलन में भाग लेंगे। शाम करीब 7 बजे दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती देखेंगे और रात करीब 8 बजे काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा और दर्शन भी करेंगे। लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री की शपथ लेने के बाद प्रधानमंत्री मोदी का यह वाराणसी की पहली यात्रा है। शपथ लेने के बाद प्रधानमंत्री ने किसान कल्याण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाते हुए PM किसान निधि की 17वीं किस्त जारी करने के लिए अपनी पहली फाइल पर हस्ताक्षर किए थे। दोस्तों, अगर आप ऐसे मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में किसानों के लिए जाएंगे कई अहम फैसले तो वीडियो लाइक और कमेंट अपनी राय जरूर बताइए। रुकते अगली बड़ी खबर की तरफ। NSA अजीत डोभाल ने अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक से की मुलाकात। दोनों देशों में हो सकते हैं कई बड़े समझौते। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवान भारत पहुंच गए। उन्होंने भारत पहुंचकर NSA अजीत डोभाल से मुलाकात की। सुलिवान क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी यानी कि ICET की मीटिंग में शामिल हुए। वो NSA के साथ द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे और भारत अमेरिका संबंधों की समीक्षा करेंगे। वो आपसी हितों के लिए क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर साझेदारी भी करेंगे। वे दोनों देशों के अंतर
विभागीय प्रतिनिधिमंडल के साथ ICET की पहली वार्षिक समझौता आज NSF भारतीय उद्योग परिषद की तरफ से इंडस्ट्री के CEO के साथ आयोजित भारत US सम्मेलन में प्रतिभागियों को संबोधित करेंगे। NSF सुलभिन ने पहले विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से भी मुलाकात की। उनके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करने की उम्मीद है। इससे पहले वो फरवरी में भारत आने वाले थे, पर उन्हें उस वक्त दौरा टालना पड़ा था। हम आपको बता दें कि अब वे 2 दिन तक अपनी भारत यात्रा पर हैं। दोस्तों, अगर आप यह समानता है प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत और अमेरिका के रिश्ते हो रहे मजबूत, तो वीडियो इस लाइक कमेंट अपनी राय जरूर बताइए। अगली बड़ी खबर की तरफ। आतंकी हमलों के बाद सुरक्षा बलों की बड़ी कामयाबी, मुठभेड़ में एक आतंकवादी ढेर, सर्च ऑपरेशन जारी। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा के अरागम इलाके के गुड़ियाजन में रविवार देर रात मुठभेड़ हो गई। आतंकवादी और सुरक्षा बलों के बीच जमकर गोलीबारी हुई। सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को ढेर कर दिया। घेराबंदी और तलाशी अभियान के दौरान मुठभेड़ हुई थी। एक शीर्ष पुलिस अधिकारी ने कहा कि अरागम में सुरक्षा बलों ने एक आतंकवादी को मार गिराया, जिसकी पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। जैसे ही सुरक्षा बलों की संयुक्त टीम ने संदिग्ध स्थान की और तलाशी तेज की, छिपे हुए आतंकवादियों ने बलों पर गोलीबारी शुरू कर दी। इसके बाद सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच भीषण मुठभेड़ शुरू हो गई। मुठभेड़ में 2 आतंकवादी फंसे हुए थे। अभी भी एक आतंकवादी की तलाश जारी है। बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान जारी है। जम्मू कश्मीर में हाल ही में 4 आतंकी हमलों के बाद अलग अलग जगहों पर संदिग्ध देखे गए थे। इसके बाद सुरक्षा बलों ने तलाशी अभियान चलाया था। हम आपको बता दें कि सुरक्षा बलों को बांदीपुरा जिले के आरागम इलाके में संदिग्ध गतिविधि दिखाई दिए थे। इसके बाद उन्होंने इलाके में व्यापक तलाशी अभियान चलाया। दोस्तों, अगर आपको भी भारत की सेना पर पूरा विश्वास, तो वीडियो जलाएगा, कमेंट में लिखिए जय हिंद जय भारत। अगली बड़ी खबर की तरफ। योगी सरकार बना रही पेपर लीक कानून को लेकर सख्त प्लान, दोषियों को होगी उम्र कैद एवं लगेगा 1 करोड़ जुर्माना। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार पेपर लीक को लेकर अब सख्त नजर आ रहे हैं। सरकार ने पेपर लीक की घटनाओं को देखते हुए इससे सख्ती से बरतने का फैसला किया है। जानकारी के मुताबिक सरकार पेपर लीक को लेकर सख्त कानून बनाने जा रही है। इसके लिए सरकार ने खाका भी तैयार कर लिया है, जिसको वह जल्द धरातल पर लागू कर देगी। यूपी में युवाओं को नौकरी देने के लिए परीक्षाओं को फुल प्रूफ व्यवस्था की जाएगी, जिसके बाद पेपर लीक की समस्या से निजात पाया जा सकेगा। जानकारी के मुताबिक यूपी में पिछले 7 सालों में 8 भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक हो चुके हैं, जिसमें आरओ, एआरओ, यूपीएसएससी, पीईटी और यूपीटीईटी के पेपर लीक की घटनाएं भी शामिल है। अब इस पर रोक लगाने के लिए योगी सरकार काफी सख्त हो गई है। सरकार जल्द ही एक पेपर लीक कानून लाने जा रही है। इस कानून के तहत पेपर लीक मामले में संलिप्त दोषियों पर 1 करोड़ का जुर्माना लग सकता है। साथ ही दोषी को उम्र कैद की सजा भी हो सकती है। साथ ही इसमें यह भी प्रावधान किया जा रहा है कि अगर आरोपी पर गैंगस्टर एक्ट लगा तो उसकी संपत्ति पर बुलडोजर चलेगा। साथ ही इन मामलों में दोषियों को जल्द सजा मिले, इसलिए हर आरोपी को कोर्ट में अलग से ट्रायल होगा। पेपर लीक कानून के लिए सरकार ने मसौदा तैयार कर लिया है। दोस्तों, अगर आप यह समझते हैं योगी सरकार के नेतृत्व में पेपर लीक पर सख्त एक्शन, तो वीडियो जलाएगा, कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। अगली बड़ी खबर की तरफ। कश्मीर के लिए अमित शाह ने बनाया सॉलिड प्लान, बोले घाटी में आतंकवाद को फिर पनपने से रोके। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को जम्मू कश्मीर पर एक उच्च स्तरीय सुरक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इसमें अमरनाथ की आगामी वार्षिक तीर्थ यात्रियों के लिए सुरक्षा व्यवस्था और हाल के आतंकवाद हमलों के मद्देनजर जम्मू क्षेत्र में मौजूदा सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की गई। गृह मंत्री अमित शाह ने एजेंसियों को जम्मू में जीरो टेरर प्लान के माध्यम से कश्मीर घाटी में हासिल की गई सफलताओं को दोहराने के निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि इनोवेटिव तरीकों से आतंकवादियों पर कार्रवाई कर एक मिसाल बनाने के लिए मोदी सरकार कटिबद्ध है। गृह मंत्री ने सभी एजेंसियों को मिशन मोड में काम करने और समन्वित तरीके से त्वरित प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने पर बल दिया। अमित शाह ने सुरक्षा एजेंसियों के बीच निर्बाध समन्वय पर जोर देते हुए संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान और उनकी सुरक्षा पर ध्यान देने के लिए निर्देश दिए। दोस्तों, अगर आप यह मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में घाटी में आतंकवाद को फिर पनपने से रोका जाएगा, तो वीडियो जलाकर कमेंट अपनी राय जरूर बताइए। ईवीएम किसी ओटीपी से अनलॉक नहीं होती, ना किसी डिवाइस से कनेक्ट। हैकिंग के आरोपों को इलेक्शन कमीशन ने किया खारिज। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि मुंबई पुलिस के शिवसेना शिंदे गुट के सांसद रविंद्र बायकर के रिश्तेदार के खिलाफ मामला दर्ज कराने के बाद एक बार फिर ईवीएम को लेकर घमासान मच गया है। इस मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष दलों के नेता आमने सामने आ गए। अब विपक्षी नेताओं के आरोपों पर इलेक्शन कमीशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सफाई देते हुए सभी आरोपों को खारिज कर दिया है और कहा कि ईवीएम को अनलॉक करने के लिए कोई ओटीपी नहीं लगता है। रिटर्निंग ऑफिसर वंदना सूर्यवंशी ने कहा कि
आज जो खबर आई है उसको लेकर कुछ लोगों ने ट्वीट किए। ईवीएम को अनलॉक करने के लिए कोई ओटीपी नहीं लगता। ईवीएम डिवाइस किसी से कनेक्ट नहीं रहता। अखबार द्वारा पूरी तरह से गलत खबर चलाई गई है। ईवीएम स्टैंड ब्लोन सिस्टम है। खबर पूरी तरह से गलत है। हमने पेपर को नोटिस इशू किया है। 499 आईपीसी के तहत मानहानि का केस भी किया है। उन्होंने आगे कहा कि मैंने पेपर के रिपोर्टर को समझाने की कोशिश की थी। आईपीसी का धारा 505 और 499 के तहत उन्हें नोटिस भेजेंगे। रिटर्निंग ऑफिसर ने यह भी कहा कि हम कोर्ट ऑर्डर के बिना सीसीटीवी फुटेज किसी को नहीं दे सकते, पुलिस को भी नहीं। ईवीएम कोई प्रोग्राम के लिए नहीं है और ना ही इसको हैक किया जा सकता है। इस मामले में इलेक्शन कमीशन की शिकायत के बाद एफआईआर दर्ज की गई है। तो अगर आप यह ऐसा मानते हैं कि विपक्ष फिर से 4D ईवीएम पर अपने हार का ठीकरा, तो वीडियो ही जलाकर कमेंट अपनी राय जरूर बताइए। अगली बड़ी खबर की तरफ, सिक्किम में फंसे पर्यटकों को निकालने में मौसम बाधा, सेना और वायुसेना ने संभाला जिम्मा, सभी मंत्री विधायकों को दिए गए मदद के आदेश। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि सिक्किम में बुधवार रात को भारी बारिश और भूस्खलन की वजह से सड़क मार्ग टूट जाने के बाद फंसे 1200 से अधिक पर्यटकों को निकालने में खराब मौसम अभी भी बाधा बना हुआ है। वायुसेना ने शनिवार को फंसे पर्यटकों को निकालने को लेकर अपनी ओर से पूरी तैयारी तो की, लेकिन बचाव अभियान अभी शुरू नहीं हो पाया है। गंगोटक में मौसम विभाग के निदेशक गोपीनाथ राहा ने कहा कि उत्तरी सिक्किम में अभी भी बारिश हो रही है। काले बादलों की वजह से घना कोहरा जैसी स्थिति है। अगले 5 से 6 दिनों तक मौसम ऐसा ही रह सकता है। इसी बीच कुछ पर्यटक गंगोटक से सड़क मार्ग से सिलीगुड़ी पहुंचे। अगली बड़ी खबर की तरफ, कश्मीर में मोदी सरकार का विकास देख तिलमिलाए पाकिस्तान, भागा पहुंचा वर्ल्ड बैंक। भारत ने कहा आओ तुम भी देख लो। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में जम्मू और कश्मीर में कई विकास परियोजनाएं चल रही है। इनमें एक बड़ी संख्या केंद्र शासित राज्य की जल संपदा के दोहने के लिए पन बिजली परियोजना की है, मगर पाकिस्तान को इस पर भी नाराजगी है। भारत अपने इलाके में क्यों नदियों पर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स बना रहा है, वह खुद तो अपने इलाके में विकास नहीं कर पा रहा और पीओके को इस तरह से चीन के हवाले कर चुका है। मगर उसने इस पर आपत्ति जाहिर किया और कहा कि यह दोनों देशों के बीच नदियों के जल बंटवारे समझौता को उल्लंघन करार दिया है। भारत ने साफ कर दिया है कि इन परियोजनाओं को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि इससे पाकिस्तान के साथ नदी जल बंटवारे को कोई उल्लंघन नहीं हो सकता। मगर पाकिस्तान को इससे संतोष नहीं है, वह खुद अपनी आंखों से इसे देखना चाहता है। इसके लिए अगले हफ्ते की शुरुआत में पाकिस्तान के प्रतिनिधिमंडल के आने की उम्मीद है। साथ ही भारत जम्मू कश्मीर में जल विद्युत परियोजना पर बातचीत के लिए विश्व बैंक के विशेषज्ञों की एक टीम भी भारत आएगी। यह टीम उन सभी परियोजनाओं की समीक्षा करेगी जिन पर इस्लामाबाद ने आपत्ति जताई है। यह पूरी बातचीत विश्व बैंक के सहयोग से 1960 के सिंधु जल संधि के नियमों के। दोस्तों, अगर आपको भी ऐसा लगता है प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व जम्मू कश्मीर का हो रहा है विकास, तो वीडियो जलाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद जय भारत। रुकते अगली बड़ी खबर की तरफ, एक्शन में गृह मंत्री अमित शाह, जम्मू कश्मीर में सुरक्षा पर चर्चा, 16 जून को उच्च स्तरीय बैठक। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ दिनों में हुए आतंकी हमलों के बाद केंद्र सरकार अलर्ट मोड में आ गई है। हम आपको बता दें कि आतंकवादियों ने रियासी, कठुआ और डोडा में 4 जगहों पर हमले किए, जिसमें 10 तीर्थ यात्रियों की मौत हुई। वहीं सीआरपीएफ का एक जवान भी शहीद हुआ है। इन हमलों के बाद जहां एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी कि NSA अजीत डोभाल और अन्य अधिकारियों के साथ जम्मू कश्मीर की स्थिति की समीक्षा की, वही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 16 जून को एक उच्च स्तरीय बैठक भी बुलाई है, जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA अजीत डोभाल, जम्मू कश्मीर के राज्यपाल मनोज सिन्हा, सेना और सीआरपीएफ के कई अन्य शीर्ष अधिकारी भी शामिल होंगे। आज की बैठक में गृह मंत्री अमित शाह को जम्मू कश्मीर के मौजूदा हालात और आतंकवादियों के खिलाफ की जा रही कार्रवाई से अवगत कराया गया है। हम आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों ने पिछले 4 दिनों में रियासी, कठुआ और डोडा में हमले किए। इन हमलों में 10 तीर्थयात्रियों की मौत के साथ सीआरपीएफ का एक जवान भी शहीद हुआ है, जबकि इन हमलों में 7 से ज्यादा सुरक्षा कर्मी और अन्य लोग घायल हुए। वहीं कठुआ जिले में सुरक्षा बलों की कार्रवाई में दोस्तों, अगर आपको भी भारत की सेना पर पूरा विश्वास, तो वीडियो ही जलाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद जय भारत। रुकते अगली बड़ी खबर की तरफ, राजनाथ सिंह बोले हिंद महासागर में नहीं चलने देंगे किसी की भी मनमानी, न्याय स्वीकार नहीं। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि चीन का नाम लिए बिना रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि हिंद महासागर क्षेत्र में हमें मत्स्य न्याय स्वीकार नहीं, जहां बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। उन्होंने यहां पूर्वी नौसेना कमान की तैयारी की समीक्षा के लिए दूसरी बार रक्षा मंत्री बनने के बाद राजनाथ सिंह ने यह पहली यात्रा की थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत हिंद महासागर क्षेत्र में अपने मित्र राष्ट्रों के साथ मिलकर काम करेगा और सर्वजन मजबूत करना है।
वह हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी नौसैनिक शक्ति की उपस्थिति को और अधिक प्रभावी और मजबूत बनाएगी। उन्होंने कहा कि भारत हिंद महासागर क्षेत्र को मत्स्य न्याय क्षेत्र नहीं बनने देगा। भारतीय नौसेना यह सुनिश्चित करेगी कि हिंद महासागर क्षेत्र में कोई भी राष्ट्र अपनी आर्थिक क्षमता और सैन्य ताकत के बल पर किसी भी दूसरे राष्ट्र की संप्रभुता या रणनीति को दबा या कुचल न सके। दोस्तों, आप यह मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में समुद्री सुरक्षा को सेना के साथ मिलकर और मजबूत करेगी सरकार, तो वीडियो को लाइक और कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए।